अभी तो हम लोग क्लैथरीन देखेंगे, इसमें क्लैथरीन कैसे बनता है, फिर देखेंगे कैसे जो इसके लिए एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, जीटीपीएस, डायनेमिन्स, ये सभी कैसे काम करता है। क्लैथरीन का जो पिछला का लेक्चर था उसके इन कंटिन्यूशन में टॉपिक को हम बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि क्लैथरीन कोड जो है ना, क्लैथरीन कोड, इस क्लैथरीन कोड को चाहिए होता है एडेप्टर प्रोटीन, नीड्स एडेप्टर प्रोटीन। ये एडेप्टर प्रोटीन जो होता है इसे एडेप्टिन कहा जाता है। एडेप्टिन या एडेप्टर का क्या मतलब होता है कि दो इंटरफेस को आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने को हम लोग कहते हैं एडेप्टर, एडेप्ट करना। अब क्लैथरीन एक प्रोटीन है, फिर उधर एक मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में कैसे एक संबंध बनेगा। तो ये जो होता है ना, ये यही एडेप्टिन जो है वो मेंटेन करता है, और यही एडेप्टिन इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने में मदद करता है। So adaptin is always a unique structure. तो अब चलिए हम कुछ कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं। ये जो है हमारा, ये हमारा क्लैथरीन है, ठीक है। क्लैथरीन का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बनाएंगे, और ये जो है हमारा, ये हमारा एडेप्टिन है। ये दो तो एक्सटर्नल मटेरियल्स हैं। अब मेम्ब्रेन में क्या होना चाहिए, अगर आप एक मेम्ब्रेन में इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कोट बनना है, तो इस मेम्ब्रेन में कुछ खास तरह का सिस्टम का विकास होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो, ये जो तीर का निशान देख रहे हैं, ये एक मेम्ब्रेन मार्कर है, ये क्लैथरीन को पहचानता है, इट रिकॉग्नाइजेस क्लैथरीन, करेक्ट। तो ये जो है इसको पता है कि मुझसे क्या जुड़ना है, क्लैथरीन। ये हो गया मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग कह रहे हैं, ये जो लाल जैसा तीर है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंडिंग साइट ऑफ adaptin क्लैथरीन। यही वो जगह है जहां पर एडेप्टिन क्लैथरीन जुड़ेगा। अब यहां क्या होता है कि सबसे पहले इस जगह पर एक एडेप्टिन जुड़ता है, ये हो गया एडेप्टिन, इस जगह पर एक एडेप्टिन जुड़ गया, ओके। इसको हम थोड़ा सा रंग भी भर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एडेप्टिन, ये हमारा हो गया एडेप्टिन, ओके। और उसके उपरांत इसके ऊपर में कौन अटैच करता है, एडेप्टिन से अटैच करने वाला है क्लैथरीन। देखिए इस प्रकार से ये क्लैथरीन जुड़ता है। क्लैथरीन कोड का जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो आप गौर से देखेंगे, इसका ऊपर का जो हिस्सा है ये बड़ा है, ये जो है ना यहां से यहां तक, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, मतलब बड़ा है ये ऊपर का हिस्सा। और वहीं पर अगर आप उसका नीचे वाला हिस्सा देखें तो उसकी तुलना में क्या है, छोटा है, ठीक है, यहां से यहां तक। अर्थात ये जो है यह तिकोना है, तिकोना है, ऊपर का हिस्सा बड़ा। देखते किसी भी ट्रायंगल को ऐसे बनाते तो क्या बनाते हैं, ये जो फेस है ये काफी बड़ा है और ये जो फेस है काफी छोटा है,
ऐसे ट्रायंगल्स को अगर हम लोग आपस में जोड़ें, ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग आपस में क्या करें, जोड़ते चले। देखिए हम जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि ये गोल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर पर तो कॉमन पॉइंट है, जो एक्सपैंडेड हिस्सा है वो तो बाहर की ओर है, इसलिए एक्सपैंडेड हिस्सा जापानीज की तरह। तो यहां पर ये जो है, ये हो गया क्लैथरीन, ये हो गया एडेप्टिन, ये जो हिस्सा हो गया ये हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट। अब ये जो बाइंडिंग साइट है उसके नीचे, क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम की तरह ये बिहेव कर रहा है, उसके नीचे एक साइट होता है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं, इस साइट को क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं कि ये जो है सिग्नल बाइंडिंग साइट, दैट इज यहां पर कार्गो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। इसको भी हम लोग लेवल कर देते हैं, ये क्या है भाई? तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो सिग्नल और कार्गो बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब रिजल्ट क्या होगा कि यहां जो है इसका जो कार्गो है, कार्गो समझते हैं ना, जो वेजाइकिल को बनाएगा, वो आके यहाँ पर जुड़ गया। जैसे ही यहाँ पर आकर जुड़ता है तो सेल समझ जाता है कि अब यहाँ क्या होना है, अब इसको कार्गो तैयार करना है, मतलब इसको बर्ड बनाना है हमको। ठीक है ना, अब ये जैसे ही आके जुड़ता है, बायो सिग्नल टू मेक कार्गो, ऐसे हम लिख देते हैं, हाँ, इसका बाइंडिंग साइट। तो ये जो है सिग्नल जैसे ही यहाँ पर आके जुड़ा, बस ये मेम्ब्रेन समझ जाता है कि अब हमको क्या करना है, बर्ड बनाना है, हमको कार्गो बनाना है। अब कैसे ये काम होता है आप देखिए, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेरे साथ आप भी डायग्राम बना रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये टेढ़ा इसीलिए हो पाया है क्योंकि उसी डायग्राम को हम यहां बना रहे हैं। और अब सब पर क्या आएगा? सब पर आएगा एडेप्टिन प्रोटीन, देखो एडेप्टिन प्रोटीन, यस, में ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर साइट पर बाइंड कर गया, और फिर उससे कौन बाइंड करेगा? उससे बाइंड करेगा एक क्लैथरीन। ठीक है, देखिए देखो, ठीक है, ऐसे। अब चूंकि ये क्लैथरीन इस स्ट्रक्चर में है, अगर ये आपस में जुड़ने लगेंगे तो ये जो मेम्ब्रेन था वो खिंचना शुरू हो जाएगा, और खिंचने के कारण क्या होगा कि धीरे धीरे वहां पर बर्ड का जो होगा वो इमरजेंस होगा, और यहां पर क्या है, कार्गो बनाने वाला सिग्नल जो है वो यहाँ जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि इसी सिग्नल के बेसिस पर ये सारा काम हो रहा है। ये स्टेप हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से एक बार हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। अगले स्टेप में पूरी तरीके से ये वेजाइकल बनकर तैयार, देखिए पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। ठीक है ना, तो हम ज्यादा बहुत तो इसमें वक्त नहीं गवाएंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर बनाने में समय तो लगता ही है। देखिए ये कार्गो के लिए सिग्नल हो गया, भाई इसको बर्ड बनाना था, और यहाँ पर
अब मैं ऐसे मार्कर करके बना रहा हूँ। ओके ओके ओके। अब समय बचाने के लिए उतना मोटा नहीं बनाकर उसको पतला बना रहे हैं। और ये क्या हो गया, ये क्लैथरिन कोट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बट अब चूंकि मेम्ब्रेन बहुत क्लोज आ गए हैं, तो अब यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को फ्यूज करना होगा। फ्यूज इस सेंस में करना होगा, ये आपस में ऐसे फ्यूज कर जाएगा और ये आपस में ऐसे फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करने के उपरांत जो बड बनकर टूट के निकलेगा, वो बड कुछ इस तरह से दिखेगा। और इस बड के चारों तरफ कौन सा कोट रहेगा? इस बड के चारों तरफ क्लैथरिन कोट रहेगा। देखिए, मैं तो सिंबॉलिकली बना रहा हूं, तो झटपट में बना दे पा रहा हूं। और देखिए, ये हो गया एडेप्टिन। ठीक है, और एडेप्टिन के ऊपर मैं सीधे से डंटे से जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, ताकि इसको आप और आसानी से और इस तरीके से आप देखें कि चारों तरफ से क्या हो गया, क्लैथरिन कोट जो है वो अरेंज हो गया। ठीक है, चारों तरफ से क्लैथरिन कोट अरेंज हो गया। लग रहा है कि जैसे फ्लोरल फॉर डायग्राम बनाते हैं ना, उसी तरह से ये बना। इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो होता है सेल ऑब्टेन करता है बड के थ्रू। अब ये बड टूटकर बाहर आ गया है, अब ये कार्गो है। आपके मन में बहुत सारे सवाल अभी आएंगे कि सर इस कार्गो को कैसे पता रहेगा कि कहाँ जाना है, जो मटेरियल है वो यहाँ है, कैसे पता रहेगा सर किसको कहाँ पर फ्यूज करना है? वो सब एड्रेस इसमें लिखा रहता है। ठीक है ना, वो तमाम एड्रेस इसमें लिखा रहता है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। अभी तो क्लैथरिन कोट कैसे बनता है, कैसे बड का फॉर्मेशन होता है, इस डायग्राम को दिखाने की कोशिश की गई है, कैसे ये बड बनकर तैयार है। दिस इज अ कार्गो और बड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसी क्रम में रोल ऑफ जीटीपीएस। ठीक है, डायनामिन नाम का प्रोटीन होता है जीटीपीएस। जीटीपीएस क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि जीटीपीएस एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा निकालता है। ये काम होता है जीटीपीएच का। ठीक है, और ये जीटीपीएच जो है यह मॉलिक्यूलर स्विच है, बायो मॉलिक्यूलर स्विच है। जीटीपी जो होता है वो क्या होता है? बायोमोलिकुलर स्विच होता है। तो बायोमोलिकुलर स्विच का मतलब क्या होता है? सेल सिग्नलिंग में तो खूब पढ़ते हैं जी प्रोटीन्स के बारे में। तो बायोमोलिकुलर स्विच का मतलब होता है कि ये जुड़कर या टूटकर एक्टिव इनएक्टिव होता है। अब मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। एक प्रोटीन है, जी प्रोटीन है, इसमें जीटीपी है। अभी सब मानो कि ये एक्टिव है। ठीक है, जैसे ही इससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाए, ठीक है, अब इसमें क्या है? जीडीपी है और ये हो गया इनएक्टिव। ये उल्टा भी हो सकता है कि इधर जीटीपी जब जुड़ा हुआ तो एक्टिव हो और जब जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाए तो इनएक्टिव हो जाए। अब फिर से इसमें अगर जीटीपी को दे दिया जाए और जीडीपी को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर से ये एक्टिव होगा।
बट इस घटना में जो बारीक बातें हैं जहां एक विद्यार्थी की नजर जानी चाहिए कि जीटीपी में 3 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट को निकाल दिया गया, 2 फॉस्फेट यहाँ है, तो यहाँ पर एंजाइम का नाम पड़ा जीटीपीएज, इसने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। बट यहाँ क्या किया जा रहा है कि यहाँ पूरे जीटीपी को ही लाकर डाल दिया जा रहा है और जीडीपी को निकाल दिया जा रहा है, अर्थात ये जो जीडीपी है ये बाहर निकाल दिया गया और ये जो जीटीपी है इस जीटीपी को यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर हुआ, एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। यहां न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, इसको बोलते हैं लोग NEF। चूंकि यहां पर ग्वानोसाइन है, ग्वानोसाइन से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहां पर लिखता है लोग GEF, ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो ये यहां पर हाइड्रोलिसिस या फॉस्फोरेशन नहीं हो रहा है, यहां पर एक नया नवेला 3 फॉस्फेट लिया हुआ जीटीपी को लाकर यहां पर जोड़ दे रहा है। इस घटना को हमेशा समझना है और यह एक मॉलिक्यूलर स्विच कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर स्विच, जिससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने एक्टिविटी को करते हैं या उसको रोकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों को कहते हैं कि सेल में बहुत तरह के जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। सेल हैज मेनी जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स। इन्हें एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं जीबीपी। जीबीपी, जीटीपी से जी लिया गया, बाइंडिंग से बी लिया गया, प्रोटीन से पी लिया गया, जीपीबी। तो बहुत सारे जी बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ये जी बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं दे कंट्रोल, ये किसको कंट्रोल करते हैं? द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं सर, ठीक है। और दोनों ट्रांसपोर्ट को, मतलब क्लैथरीन एंड कॉप कोटेड वेसिकल्स, दोनों को करते हैं। ये जो जीबीपीज हैं ये महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है ये महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ये वेसिकल ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। और ये जो जीबीपीज होते हैं, ठीक है, ये जो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ये एक्चुअली में जी प्रोटीन्स हैं। क्या है सभी? जी प्रोटीन्स हैं और एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर स्विच, एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर स्विच। मॉलिक्यूलर स्विच तक समझते हैं, ये खुद अपना ऑन ऑफ करते रहेगा, मॉलिक्यूलर स्विच की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। कैसे? कि जब जीबीपी में, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन में जीटीपी जुड़ जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं जीबीपी जीटीपी कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स यहां पर माना जाता है एक्टिव। क्या माना जाता है? एक्टिव। ये रहेगा तो काम होगा। काम कब नहीं होगा? तो काम तब नहीं होगा जब जीबीपी जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन का, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस हो जाए। क्या हो जाए? हाइड्रोलिसिस हो जाए। और हाइड्रोलिसिस के हो जाने से क्या होगा कि जीटीपी से 3 फॉस्फेट है, एक मिनट, अब वो जीडीपी हो जाएगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा। जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनएक्टिव। अगर आप गौर करें तो इसी घटना को हमने क्या किया है, पिछले स्लाइड में दिखाया आपको, ये, ठीक है, कि जीटीपी लगा हुआ है, ये प्रोटीन है, ये जीबीपी प्रोटीन है, तो ये एक्टिव है। और जैसे इससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, जीडीपी रहा, तो ये इनएक्टिव। इसी घटना को यहां पर बताया गया है। तो इस काम में जो रोल होता है यहां पर, वो किसका रोल होता है? जीटीपीएच का। क्योंकि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ये जो हाइड्रोलिसिस है, ये हाइड्रोलिसिस कौन रेगुलेट करता है?
यही जीटीपीएस रेगुलेट करता है। जो जी प्रोटीन होते हैं या जिनको हम लोग जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं, इस प्रोटीन को दो क्लास में बांटा गया, ठीक है ना। ये जो प्रोटीन्स होते हैं जिनमें जीटीपी बाइंड करता है, इनको दो क्लास में बांटा गया। पहला, जिसका रेगुलेशन किसके द्वारा हो रहा है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। अभी आपको सिखाए थे, बोलते हैं जीईएफ, तो एन भी डालते हैं, जीएनईएफ, कोई दिक्कत नहीं। पहला ये कैटेगरी हो, और दूसरा कैटेगरी हो गया जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स, जिसे हम लोग बोलते हैं गैप्स, ठीक है। तो पहला ग्रुप जो है वो है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, बिल्कुल आपको सिखा चुके हैं, इसलिए आपको तनिक भी इसमें परेशान नहीं होना। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मान लो चप्पल टूट गया, तो चप्पल को हटा के नया चप्पल ले आए, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज फैक्टर। इसी तरह का ये एक्सचेंज फैक्टर जिसको हम बोलते हैं क्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। और दूसरा जीटीपीएस को एक्टिवेट कराने का, तो जीटीपीएस को भी एक्टिवेट कराने के लिए अलग से एक प्रोटीन होता है, और जो जीटीपीएस को एक्टिवेट करता है उसे हम लोग गैप्स कहते हैं, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जहां तक बात ग्वानियोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का होता है, ये एक्सचेंज कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, ठीक है ना। जैसे वहां पर एग्जाम्पल क्या दिखे थे कि जीटीपी को जीटीपी से एक्सचेंज कर देता है ना, ये एक्सचेंज फैक्टर का काम होता है। जबकि जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन का काम क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, जीटीपीएच को, और जीटीपीएच एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जीटीपी को जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में तोड़ देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, यही काम है जीटीपीएस का। दोनों के काम करने का तरीका अलग है। अब इस तरह के प्रोटीन्स का नाम गैप्स, इस प्रोटीन के नाम में आता है, बहुत पॉपुलर नाम है ARF, चर्चा करेंगे इसको, इसका एग्जांपल। और जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं, ये COP1 एंड COP2 में ऑब्जर्व किया जाता है। इसका काम जो है वो कोट प्रोटीन 1 और कोट प्रोटीन 2 में ऑब्जर्व किया जाता है। जबकि ग्वानोटाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का ये क्लैथरीन में ऑब्जर्व किया जाता है। सो दोनों का पार्टी भी बट गया, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमको देखना है, ठीक है। हम ARF को भी यहाँ नहीं रखते हैं, ARF में कुछ और भी हम एक्सप्लेन करने होंगे, इसमें GFP भी यूज होता है। ये जो मुद्दा है, इसमें हम लोग को सीखना और देखना है कि कैसे ये सारा काम होता है, ठीक है, कैसे ये मेम्ब्रेन को रेगुलेट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां पर हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, जहां हम लोग ARF को देखेंगे, स्टडी करेंगे, SAR1 प्रोटीन का हम लोग काम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर सही डिस्कशन होगा, कैसे ये काम करता है, कैसे ऑन होता है, कैसे इसके अलग अलग जो फॉर्म है, वो SEC12 प्रोटीन्स का काम देखेंगे, और उसके बाद अगले में ही देखेंगे GFP फ्यूजन प्रोटीन का एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। ये पूरा हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। 3 प्रकार का यहाँ जीटीपी का संबंध आपको दिखा रहा है। पहला, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, जीटीपीएस,
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जीडीपी और एनर्जी में निकला। दूसरा, एक्स मॉलिक्यूल है, उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जीडीपी ने दे दिया और जीडीपी बाहर निकल गया। इसमें काइनेज होता है, दैट इज फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइल ट्रांसफर। और तीसरा, वाई के साथ जीडीपी है, उसको हटाकर वहां जीडीपी जुड़ जा रहा है। यहाँ पर एक्सचेंज फैक्टर का काम होता है, वाई के साथ जीडीपी। और ये जो है ऑन ऑफ कल्चर है, अगर ये ऑफ है ये ऑन है, ये भी इनएक्टिव है ये एक्टिव है, इसी कल्चर में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सीखा इसको।